हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर.के. अकेडमी पर। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने डिस्कस किया था सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में। अब थोड़ा सा वैदिक सभ्यता को हम रिकॉल कर लेते हैं, उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आप जो आज की वीडियो है उसके साथ उसको इंटरलिंक कर सकें। वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है भारत में 1500 BC के आसपास, यानी कि 1500 ईसा पूर्व में। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग वैदिक काल बोला गया, और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो था 1500 BC से लेकर 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1000 BC से लेकर 600 BC तक। तो इस तरीके से जो वैदिक सभ्यता था उसका नाम वैदिक इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें वेदों की रचना की गई थी। आज हम वैदिक सभ्यता के दोनों पार्टों में से पहला पार्ट करेंगे पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग वैदिक सभ्यता भी बोला जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम उत्तर वैदिक काल को लेकर आएंगे। इस तरीके से वैदिक सभ्यता आपकी 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड 1500 BC से लेकर 1000 BC तक था। किसी भी सभ्यता को जानने के लिए हमें उसके 4 पॉइंट्स जानने ज़रूरी होते हैं, जिनको जानने के बाद हम उस पूरी सभ्यता को अच्छे से समझ पाएंगे। उन 4 पॉइंट्स में पहला पॉइंट है राजनीतिक जीवन, सेकंड है सामाजिक जीवन, तीसरा आएगा हमारा आर्थिक जीवन, और चौथा आएगा धार्मिक या सांस्कृतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक जीवन। पूर्व वैदिक काल में जो राजनीतिक जीवन था वो कबीलाई समाज पर आधारित था। कबीलाई का मतलब क्या होता है? ऐसा समाज जो सुव्यवस्थित ना हो, यानी कि लोग कबीलों के रूप में रहते थे। उन कबीलों को क्या कहा जाता था? जन बोला जाता था। कबीलों को क्या बोला जाता था? जन। और इस जन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को राजन बोला जाता था, जो बाद वाले राजाओं की तरह ही थे। यानी जो जन का नेतृत्व करते थे उनको राजन या राजा बोला जाता था। जो राजा का पद था वो वंशानुगत नहीं था। जो भी कबीले में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था उसको राजन या राजा बना दिया जाता था। अब इस राजा की सहायता करने के लिए 3 प्रकार की संस्थाएं पूर्व वैदिक काल में विद्यमान थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। 3 संस्थाएं कौन कौन सी थी? सभा, समिति और विदत। ये 3 संस्थाएं विद्यमान थी ऋग वैदिक काल में। अब सभा क्या थी? सभा थी कुलीन लोगों की संस्था। कुलीन लोगों की संस्था थी सभा, यानी कि जो लोग उच्च वर्ग के थे, कुलीन थे, थोड़े से बाकी लोगों से शक्तिशाली थे, वो इस सभा के मेंबर होते थे। समिति क्या थी? आम लोगों की सभा थी। समिति थी आम लोगों की सभा, जिसमें आम लोग भी इसमें शामिल हो जाते थे। आम लोगों की सभा थी, ये संस्था थी, आम लोगों की संस्था थी समिति। इसमें स्त्रियों को प्रवेश का अधिकार था समिति में। समिति में क्या है? स्त्रियां भी आ सकती थी। फिर हमारा आता है विदत। विदत में एक तो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यह सबसे प्राचीन संस्था थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो क्या आएगा उसका आंसर? विदत थी। अब विदत का क्या काम था? इसमें भी आम लोग पार्टिसिपेट करते थे, आम लोग भाग लेते थे इसमें। लेकिन इसमें किस चीज़ के बारे में डिस्कस होता था? इसमें जो भी उपज होती थी या लूट, यानी कि एक दूसरे पर आक्रमण के बाद जो भी सामान मिलता था, जो भी लूट का माल होता था, उसके बंटवारे संबंधित जो भी फैसले होते थे वो विदत नाम की संस्था लेती थी। इस तरीके से 3 संस्थाएं थी जो राजा की मदद करती थी, हेल्प करती थी शासन व्यवस्था चलाने में। इन 3 संस्थाओं के अलावा कुछ अधिकारी लोग भी थे जिनको रत्नीन बोला जाता था। जिनको क्या बोला जाता था? रत्नीन बोला जाता था इन अधिकारियों को। ये अलग अलग टाइप के अधिकारी थी, जैसे पुरोहित। जो आजकल के पुरोहित का जो काम था वही काम उस टाइम पे पुरोहित लोगों का होता था। यानी कि जो पुरोहित थे ये यज्ञ वगैरह का काम करते थे, धार्मिक कार्य करते थे राजा के बिहाफ पर, राजा की तरफ से।
ये पुरोहित हो गया। दूसरा जो मुख्य अधिकारी था वो सेनानी था, यानी कि जो सेना का नेतृत्व करता था उसको सेनानी बोला जाता था। इस टाइम पर जो सेना थी वो स्थायी सेना नहीं थी, यानी जब युद्ध वगैरह होते थे तो सेना जो कबीला के लोग थे उन्हीं को सेना में कन्वर्ट कर दिया जाता था, और जैसे युद्ध समाप्त हो जाता वो लोग अपने अपने कामों में लग जाते। इस तरीके से स्थायी सेना का अभाव था यहाँ पर। फिर स्पश, ये इम्पोर्टेंट है। स्पश कौन लोग होते थे? जो गुप्तचर व्यवस्था का जो प्रधान होता था, जो मुखिया होता था, उसको क्या बोला जाता था? स्पश बोला जाता था। फिर आता है पूर्व। पूर्व कौन होते थे? पूर्व दुर्ग का जो मुख्य अधिकारी होता था, दुर्ग यानी कि जो किले वगैरह थे उसका जो मुख्य अधिकारी होता था उसको क्या बोला जाता था? पूर्व बोला जाता था। इस तरीके से मेनली चार अधिकारी या रत्नीन होते थे जो राजा की शासन व्यवस्था में मदद करते थे: पुरोहित, सेनानी, स्पश और पूर्व। स्पश गुप्तचर व्यवस्था का प्रधान और पूर्व जो किले या दुर्ग की रक्षा का अधिकारी होता था वो था। अब जो कर की बात करते थे, यहाँ पर किस टाइप का टैक्स लगता था, किस टाइप का कर लगता था। अब देखिए जो व्यवस्था जिस हिसाब से लग रही है तो इतनी ज़्यादा सुव्यवस्थित तरीके से ये लोग रहते नहीं थे, तो जो कर था वो बलि के रूप में कर लिया जाता था। लेकिन इस कर की क्या अच्छी बात थी कि ये स्वेच्छा से दिया जाता था। ये स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर था बलि, यानी कि लोग अपनी इच्छा के मुताबिक या अपने सामर्थ्य के मुताबिक राजा को ये कर देते थे। अब इस कर में क्या चीज़ें दी जाती थी, क्योंकि मुद्रा तो इस टाइम पे चल नहीं रही थी, तो राजा को क्या चीज़ें देते थे? जिसके पास जो चीज़ें होती थी, वस्तुओं के रूप में, जैसे गेहूँ, जो अनाज दे दिया, या फल सब्जियां दे दी, या कि कोई व्यक्ति सेवाओं के रूप में जैसे बड़ेगिरी का जो काम व्यक्ति करता था या कोई भी किसी तरीके का काम करता था तो वो एक महीने में एक दिन राजा के यहाँ निःशुल्क रूप से सेवा करता था। तो सेवा और वस्तु सेवाओं के रूप में स्वेच्छा से जो कर दिया जाता था उसको क्या बोला जाता था? बलि बोला जाता था। तो इस तरीके से राजनीतिक जीवन हमने पढ़ा, जिसके मेन पॉइंट हम कर चुके हैं। यहाँ का समाज कबीलाई समाज था जिसका प्रधान राजा हुआ करता था। कबीलाई समाज को जन बोलते थे, जिसमें 3 प्रमुख संस्थाएं थी: सभा, समिति और विदत, जिसमें विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। समिति और विदत इन दोनों में ही स्त्रियों को प्रवेश का अधिकार था। सभा में स्त्रियों को प्रवेश का अधिकार नहीं था। इनकी मदद करने के लिए कुछ अधिकारी लोग थे जिनको रत्नीन बोला जाता था। इसी तरीके से बलि एक कर था जो स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, जो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में राजा को भेंट किया जाता था। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सामाजिक जीवन के बारे में। किस तरीके का यहाँ पर समाज था, कैसे लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे, ये हम सामाजिक जीवन में पढ़ते हैं। लोगों का जो सामाजिक जीवन आपको दिख रहा है, पहला पॉइंट था समतावादी समाज, यानी कि समाज में एक समानता व्याप्त थी। एक समानता क्यों व्याप्त थी? क्योंकि जो रिसोर्सेज थे, उत्पादन के जो साधन थे, उन पर सभी लोगों का समान रूप से अधिकार था। ना तो ज़्यादा लोग गरीब थे, ना ज़्यादा लोग अमीर थे। इस तरीके से जो समाज था वो कैसा था? समतावादी समाज था। दूसरा, इस समाज की व्यवस्था क्या, इसकी विशेषता क्या थी? यहाँ पर वर्ण व्यवस्था कायम हो चुकी थी। जैसा कि हमने पढ़ा ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जहाँ पर 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र। इस तरीके से 4 जो वर्ण थे, उन चारों वर्णों की जो व्यवस्था थी यहाँ पर कर्म पर आधारित थी। ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर आधारित थी, ना कि ये जन्म पर। उत्तर वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था है ये किस पर आधारित हो जाती है? जन्म पर आधारित हो जाती है। और ऋग्वैदिक काल में ये किस पर आधारित थी? कर्म पर, यानी कि जो लोग जैसा काम करते थे उसी तरीके से उसका वर्ण निर्धारित हो जाता था। अगर किसी को कोई पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा था तो वो ब्राह्मण का काम कर लेता था। जो अगर लड़ने में या युद्ध करने में अच्छा था तो उसको क्षत्रिय का काम मिल जाता था। तो इस तरीके से कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था यहाँ पर कायम थी। फिर देखिए परिवार या कुल। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? परिवार थी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण इकाई भी थी, जिसको क्या बोला गया? कुल बोला गया। और समाज यहाँ पर कैसा था? इस समय पर समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था, यानी कि पुरुषों की प्रधानता थी, जो कि आधुनिक काल तक सेम वैसा ही चला आ रहा है। आजकल भी अगर हम देखें तो पितृसत्तात्मक ही समाज है ये। तो उस टाइम से ये समाज चला आ रहा है पितृसत्तात्मक समाज, यानी कि यहाँ पर पुरुषों की प्रधानता थी। घर में भी जो मुखिया था वो सबसे बड़ा पुरुष व्यक्ति ही होता था।
जैसे कि सिंधु सभ्यता हमने देखी, सिंधु सभ्यता में समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। ये बात ध्यान रखेंगे आप, सिंधु सभ्यता में समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक। उसके बाद वैदिक काल के बाद से ही समाज कैसा हो गया है, पितृसत्तात्मक समाज हो गया है। अब ऋग्वेद काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। स्त्रियों को बहुत सम्मान मिलता था समाज में भी और परिवार में भी। स्त्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार था। हमारे इतिहास में अगर हम देखते हैं तो 16 प्रकार के संस्कार बताए जाते हैं, जिनमें उपनयन संस्कार का बड़ी इम्पोर्टेंस है ये उपनयन संस्कार। तो इस उपनयन संस्कार का अधिकार किसको दिया गया था, स्त्रियों को दिया गया था। स्त्रियों को शिक्षा का भी अधिकार था, यानी कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, वेदों की शिक्षा हुई या अन्य किसी प्रकार की शिक्षा थी तो वो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। इस टाइम पर 4 महत्वपूर्ण विदुषी महिलाएं थी। ये 4 महत्वपूर्ण विदुषी महिलाएं ऋग्वैदिक काल की थी। कौन कौन सी, गार्गी, मैत्री, कात्यायनी। ये 3 महिलाएं थी, गार्गी, मैत्री और कात्यायनी। ये 3 विदुषी महिलाएं थी इस टाइम पर, जिनका नाम इतिहास में बहुत आता है। अब जो स्त्रियां थी उनको पुनर्विवाह का भी अधिकार था, यानी कि किसी स्त्री का अगर पति मर जाता है तो उसको पुनर्विवाह का भी अधिकार था। साथ ही साथ जो समाज था उसमें दहेज प्रथा व बाल विवाह, दहेज प्रथा और बाल विवाह, इस तरीके की कुरीतियाँ यहाँ पर विद्यमान नहीं थी। दहेज प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, पर्दा प्रथा हुआ, जो कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट ला सकती, ऐसी चीज़ें इस समाज में व्याप्त नहीं थी। और स्त्रियों को शिक्षा का भी अधिकार था, उपनयन संस्कार का भी अधिकार था। तो हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। तो पूछ लें कि उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में क्या डिफरेंस था। तो ऋग्वैदिक काल में जहाँ स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी समाज में, उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। और स्त्रियों की स्थिति के बारे में ही हमने पढ़ा कि समिति और विदत दोनों संस्थाओं में इनको प्रवेश का अधिकार था, सभा में इनको प्रवेश का अधिकार नहीं था। तो इस तरीके से हमने राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही जीवन को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट हमारा करते हैं आर्थिक जीवन। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आर्थिक जीवन। इसी में ही यानी कि समाज में जो अर्थव्यवस्था थी या आर्थिक लोगों का व्यवसाय कैसा था, किस तरीके के लोग जीवन जीते थे, वो सारा आर्थिक जीवन में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन, यानी कि पशुओं को पालना यहाँ के लोगों का, इस समाज के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। अब पशुओं में किस पशु को ये पालते थे, गाय। किसको पाला जाता था, गाय को पाला जाता था। और गाय के लिए किस शब्द का यूज किया जाता था, अगन्या, यानी कि ऐसा पशु जिसको ना मारा जा सके, यानी कि इसको गाय को मारना पाप समझा जाता था। गाय को एक पवित्र पशु माना जाता था। और इस गाय का वर्णन ऋग्वेद में 176 बार इस गाय का वर्णन किया गया है। कितनी बार किया गया है, 176 बार गाय का वर्णन किया गया है। तो इससे पता चल रहा है कि गाय को ये कितना इंपॉर्टेंट मानते थे, कितना पवित्र मानते थे। इसके बाद घोड़े का भी, यहाँ पर घोड़े को भी पाला जाता था। घोड़े को भी ये लोग पालते थे, क्योंकि घोड़े का यूज़ ये युद्धों में करते थे, रथों में करते थे घोड़े का। जिस तरीके से हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष बहुत कम मिले हैं और यहाँ के लोग पूर्णतः परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। वहीं पर ही ऋग्वैदिक काल में घोड़े का महत्व बढ़ता चला जाता है। फिर नेक्स्ट इनका जो व्यवसाय था वो क्या आता है, कृषि। कृषि यहाँ पर क्या है, दूसरे नंबर पे आती है पशुपालन के बाद। कृषि किस चीज़ की होती थी, सबसे ज़्यादा जौ बोते थे ये लोग। कौन सी फसल बोते थे, जौ। उसके बाद गेहूँ, गेहूं की फसल भी ये लोग बोते थे। जौ, गेहूं, इस तरीके की फसलें यहाँ पर बोई जाती थी। कृषि को कम महत्व दिया गया है, इसीलिए कृषि का वर्णन कितनी बार किया गया है, ऋग्वेद में 24 बार किया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है उद्योग। किस टाइप के उद्योग यहाँ पर व्याप्त थे ऋग्वैदिक काल में। अब देखा हमने कि कृषि यहाँ पर कम महत्व की चीज़ें थी, यानी कि कृषि कम होती थी। तो कृषि कम होगी तो उद्योग धंधे भी उसी पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उद्योग धंधे भी क्या हो गए, ऑटोमेटिकली कम हो गए हैं। तो यहाँ पर उद्योग मेनली छोटे मोटे उद्योग थे, जैसे बढ़ईगिरी का उद्योग या फिर रथकार का उद्योग, रथ बनाने का उद्योग। तो इस टाइप के छोटे मोटे उद्योग थे जो कि काफ़ी सीमित मात्रा में उद्योगों का होता था।
फिर व्यापार, इसी तरीके से व्यापार भी काफ़ी सीमित मात्रा में था और व्यापार मुद्रा यहाँ पर व्याप्त थी नहीं, तो व्यापार का मेन साधन क्या था, वस्तु विनिमय तरीके से व्यापार किया जाता था। अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, यानी कि हमारे पास मुद्रा है नहीं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उस बंदे के पास जाएंगे, जैसे कि गाँव में ही लगा लो, अगर किसी एक बंदे के पास गेहूँ या फसल अच्छी होती है और दूसरा बंदा बढ़ईगिरी का काम कर रहा है, तो क्या करना है कि वो जाके बढ़ई के पास जाके कोई काम करवाएगा, बदले में उसको क्या देगा, अनाज देगा। तो इस तरीके से जो भी व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय का होता था, एक दूसरे को वस्तुएं देते थे ये लोग। तो वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पर व्याप्त थी। व्यापार भी काफ़ी सीमित मात्रा में था और आंतरिक ही व्यापार ज़्यादा होता था। जिस तरीके से हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा, सिंधु घाटी सभ्यता में विदेशों से भी व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा था उन लोगों का, लेकिन यहाँ पर ऋग्वेद काल में आके विदेशों से व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आंतरिक व्यापार भी काफ़ी सीमित मात्रा में था। लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धार्मिक जीवन या सांस्कृतिक जीवन। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन, यहाँ के जो लोग थे इनका धर्म में किस तरीके से ये विश्वास रखते थे, किस धर्म को ये फॉलो करते थे, क्या इनकी परंपराएं थी, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये लोग क्या करते थे, प्रकृति की पूजा पूजा करते थे और बहुदेववादी थे। बहुदेववादी यानी कि ये लोग, बहुदेववादी का मतलब है ये बहुत ज़्यादा देवताओं को मानने वाले लोग थे। अब बहुत ज़्यादा देवताओं में कौन कौन से आते हैं देखिए, स्टार्ट करते हैं इसमें। इंद्र को पुरंदर भी बोला गया है। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ क्या है, किले को तोड़ने वाला, यानी कि ऐसा देवता जिसको युद्ध में जाने से पहले ये लोग पूजते थे, क्योंकि जो पुरंदर और इंद्र का संबंध युद्ध से था। ये ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में काउंट किए जाते थे, सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे। ऋग्वेद में इनका सबसे अधिक बार 250 बार इनका प्रयोग, इस देवता का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हमारे अग्नि देवता। अग्नि देवता को मध्यस्थ देवता का नाम दिया गया और इसका ऋग्वेद में वर्णन 200 बार किया गया है। मध्यस्थ देवता कैसे थे, ये देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता के रूप में प्रसिद्ध थे। जैसे कि आज के टाइम में भी होता है, हम यज्ञ वगैरह करते हैं तो यज्ञ में जो भी आहुति डाली जाती है वो हमारा मानना है कि वो आहुति सीधे देवताओं को अर्पित की जाती है। तो यज्ञ के माध्यम से हम देवताओं को सामग्री अर्पित करते हैं। उसी तरीके से उस टाइम पर भी अग्नि को क्या माना जाता था, मध्यस्थ देवता माना जाता था देवताओं और मनुष्य के बीच में। फिर आते हैं हमारे वरुण देवता। वरुण देवता वर्षा के देवता माने गए। फिर सविता या सवित्री, जो हमने पढ़ा 9वें मंडल में, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया था, जो कि सूर्य या सवित्री देवी को समर्पित यह मंत्र था। तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित था, सवित्री या सविता देवी या सूर्य को समर्पित था। और ये जो सविता देवी थी ये किसका प्रतीक थी, ये थी चमकते हुए सूरज का प्रतीक थी। फिर मानते थे ये पूषण देवता। पूषण देवता कौन थे, पशुओं के देवता के रूप में प्रसिद्ध थे ऋग्वैदिक काल में। हालांकि यही देवता उत्तर वैदिक काल में आकर शूद्रों के देवता बन गए थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दो अलग अलग जगहों पर इनके दो अलग अलग इनकी भूमिकाएं थी। ऋग्वैदिक काल में इनको पशुओं का देवता बोला गया। फिर लास्ट आते हैं हमारे अश्विन देवता, जो कि चिकित्सक देवता या चिकित्सा के देवता माने गए। इस तरीके से हमने सारा का सारा धार्मिक हमारा जीवन ऋग्वैदिक काल का हम कर चुके हैं। इसमें अश्विन इम्पोर्टेंट है, जिसको हम चिकित्सक देवता के रूप में ये प्रसिद्ध थे, इनको हम चिकित्सक देवता के रूप में उस टाइम पर मानते थे। तो इस तरीके से आज आपका ऋग्वैदिक काल के ऊपर पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो उत्तर वैदिक काल का आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट ऑल्सो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।